क्रांति की ज्वाला कभी भी अचानक नहीं भड़कती, बल्कि चिंगारी भड़काने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 60 साल पहले की चिंगारी हमारे बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय प्रकार के क्रांतिकारी स्पेस प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार थी, जो आज मशाल और उदाहरण बन गई है। तारीख थी 21 नवंबर और साल था 1963। पूरे देश में दिवाली का त्योहार मनाए लगभग एक महीना बीत चुका था, लेकिन हमारे मुट्ठी भर साइंटिस्ट केरल के थुम्बल में पटाखा फोड़कर एक अलग तरह की दिवाली मनाने जा रहे थे। पटाखा कोई साधारण नहीं था, बल्कि लगभग 27 फीट लंबा रॉकेट था, जिसे अपाचे नाइक कहा जाता था, जिसमें हमारे साइंटिस्ट ने कड़ी मेहनत से इंपोर्टेड कंपोनेंट्स को जोड़ा था। ये रॉकेट 21 नवंबर की ऐतिहासिक शाम को अलिट अप किया गया था। हालांकि मेटल टावर से रॉकेट की उड़ान कुछ सेकंड की थी, लेकिन छलांग लगभग पूरी हो गई थी, क्योंकि आकाश में चढ़ते ही रॉकेट के पीछे जो चिंगारी उड़ी, उसने इंडियन स्पेस प्रोग्राम की क्रांति को प्रज्वलित कर दिया। अपाचे नाइक से थुमरी की दिशा में शुरू हुई हमारी यात्रा धीरे धीरे स्पीड पकड़ती हुई आगे बढ़ने लगी। हमारे साइंटिस्टों ने होम ग्रोन साउंडिंग रॉकेट बनाए और सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं। इसके अलावा इसरो ने PSLV और GSLV जैसे विराट रॉकेट बनाए और देश विदेश के सैकड़ों सैटेलाइट्स को अर्थ स्पेस आर्म में स्थापित किया। होम ग्रोन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ने अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर्स की खोज की है, खेतों में फसलों के इन्फेक्शन का पता लगाया है, मौसमों को नियंत्रित किया है और सैटेलाइट्स की शक्तिशाली नज़र से बॉर्डर पर दुश्मन की मिलिट्री गतिविधियों पर जेम्स बॉन्ड जैसे जासूसों की तरह काम किया है। 21 नवंबर 1963 को शुरू हुआ इंडियन रेयर इवेंट 21वीं सदी शुरू होते होते काफी आगे बढ़ चुका था। हालांकि इसरो की पहुंच अभी भी पृथ्वी की ऑर्बिट तक ही सीमित थी। इस बात को लेकर इसरो डायरेक्टर कृष्णतस्वामी कस्तूरीरंगन काफी नाराज थे। अमेरिका, रशिया, जापान और यूरोपियन देशों के अंतरिक्ष यान चांद पर पहुंच चुके थे। कस्तूरीरंगन भी इंडिया को उन देशों की कैटेगरी में खड़ा करना चाहते थे। इसरो केवल एक सैटेलाइट लॉन्च यूनिट न बनकर नासा की तरह अपने रिसर्च होराइजन को ब्रह्मांड तक एक्सटेंडेड करने की थी। इसी विचार के साथ चंद्रयान का विचार रखा गया। ऐतिहासिक तारीख 11 मई 1999 थी। उस दिन नई दिल्ली में टेक्नोलॉजी डे में देश भर के फेमस साइंटिस्ट्स ने भाग लिया। कस्तूरीरंगन को इंडियन स्पेस प्रोग्राम पर भाषण देना था, जिसमें इसरो के बारे में बात करने के बाद उन्होंने भरे सदन में मन की बात पेश की। मून मिशन में न केवल जांच भेजने पर जोर दिया गया, बल्कि यह भी कहा गया कि प्रपोज्ड मिशन 2008 तक पूरा किया जा सकता है। न जाने हॉल में बैठे कितने लोगों ने कस्तूरीरंगन की बातों को तुरंत गंभीरता से लिया, लेकिन इसरो के विजनरी डायरेक्टर अपनी बातों को लेकर गंभीर थे। कुछ दिनों बाद उनकी मुलाकात अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के साइंटिस्ट डॉक्टर नरेंद्र भंडारी से हुई। डॉक्टर भंडारी, जिन्होंने अपने जीवन के कई साल मून की स्टडी के पीछे बिताए, भंडारी को धरती पर बैठा चांद कहना गलत नहीं होगा। प्रपोज्ड मिशन की इनिशियल आउटलाइन तैयार होने के बाद फरवरी 2000 में डॉक्टर भंडारी और कई दूसरे एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट अहमदाबाद के स्पेस एज सेशन सेंटर में जमा हुए। मिशन का साइंटिफिक आउटपुट क्या हो, इस पर गहरी चर्चा की गई। इसी दौरान कस्तूरीरंगन ने मून मिशन टास्क फोर्स के बैनर तले साइंटिस्ट्स और टेक्नीशियंस की एक स्पेशल टीम बनाई, जिसका काम प्रपोज्ड स्पेसशिप को मून तक पहुंचने और ग्राउंड कांटेक्ट के लिए नेसेसरी सेटअप इलेक्ट्रिकल मशीन, डिश एंटीना पर एक रिपोर्ट तैयार करना था। डॉक्टर नरेंद्र भंडारी की मून मिशन टास्क फोर्स की साइंटिफिक और टेक्निकल रिपोर्ट सितंबर 2001 तक आ गई। स्पेस और फिजिक्स एक्सपर्ट्स के साथ साथ इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज और एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसे इंस्टीट्यूट्स के साथ चर्चा के माध्यम से रिपोर्ट में नेसेसरी अमेंडमेंट्स करने में कई महीने लग गए। अंत में अप्रैल 2002 में इसरो की मून मिशन प्रोजेक्ट को नई दिल्ली में एक संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रोजेक्ट का नाम था सुमान। सोम चंद्रमा के शशि, शशांक, शीतरश्मि, शीतांशु, इंदु, मृगांक आदि दर्जनों नामों में से एक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट संसदीय समिति के सामने पेश की गई, लेकिन वो अक्सर सरकारी फाइलों में ही पड़ी रही। 1 साल और 3 महीने से ज्यादा समय बीत गया। जून 2003 के अंत तक भारत सरकार के स्पेस कमीशन ने सुमान प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। 15 अगस्त 2003 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले से जनता को संबोधित करते हुए ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट की कि इंडिया का अंतरिक्ष यान 2008 में मून पर जाएगा। अनाउंसमेंट होने तक इस मिशन का नाम सोमयान था, लेकिन वाजपेयी ने इसे नया नाम दिया, चंद्रयान 1। इसरो की रिसर्च टीम ने चंद्रयान 1 के लिए 3 मेन वर्क डिटरमिन किए हैं। 1 डिस्टेंट पास्ट में मून का जन्म कैसे हुआ, इस रहस्य को उजागर करना। 2 ये पता लगाने के लिए कि मून अपने जन्म के बाद कैसे ऊपर चढ़ा। 3 मून पर पानी की खोज करना। ये तीसरा काम सबसे अहम था, क्योंकि मून के नॉर्थ पोल पर 1 अरब टन पानी और साउथ पोल पर 2 अरब टन पानी बर्फ के रूप में पाया गया।
हालांकि अमेरिका, रशिया, जापान और यूरोपियन देशों के पास इसके बारे में डिसाइसिव सबूत नहीं थे। इसरो ने सिर्फ सबूत पाने के लिए चंद्रयान-1 की ऑर्बिट को पोलर रखा। मतलब यान को मून के नॉर्दर्न और सदर्न पोल्स के बीच सतह से 100 किलोमीटर ऊपर की ऑर्बिट में सर्कमएम्बुलेशन करनी थी। इस बीच इसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दोनों पोल्स पर बर्फ की उपस्थिति का पता लगाना था। बेंगलुरु में इसरो के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स ने चंद्रयान-1 के साथ कांस्टेंट कांटेक्ट बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए 24 घंटे काम किया। इस बीच इसरो के सैटेलाइट सेंटर विभाग में चंद्रयान-1 ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू कर दिया। केवल 1.5 वर्ग मीटर के क्राफ्ट में सभी रिसर्च और विकास सहित 11 इक्विपमेंट शामिल होने चाहिए थे। इसलिए प्रत्येक इक्विपमेंट का आकार एज पॉसिबल छोटा रखने की जरूरत है। चंद्रयान-1 के निर्माण में इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, भाभा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, स्पेस एलोकेशन सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी आदि जैसी कई यूनिट्स ने योगदान दिया। कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रशिया, ब्रिटेन, बल्गेरिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा भेजे गए थे। इसरो को चंद्रयान-1 द्वारा कंबाइंड डेटा देश को मुफ्त में देना था। 1999 में कृष्णा स्वाथमी कस्तूरीरंगन की फैंटेसी आखिरकार वास्तविकता बन गई। 10 साल के टायरलेस परिश्रम के बाद चंद्रयान-1 साकार हुआ और इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार था। हालांकि यह पूरे देश के लिए गर्व की बात थी, लेकिन देश का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। मीडिया में सवाल उठाए गए कि भारत जैसे गरीब देश को 386 करोड़ रुपए की लागत से इतना मामूली मिशन क्यों लेना चाहिए, जिससे देश की जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला। मुद्दे उठाए गए कि ऐसी रकम का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए, न कि रॉकेट के धुएं के पीछे। रॉकेट बनाम रोटी के बीच चयन करने के बारे में सफिशिएंट जानकारी न होने के कारण तत्कालीन सरकार की आलोचना की गई थी। लेकिन भला हो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, जो विपक्ष के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे। इसके उलट इसरो को चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग को हरी झंडी दे दी। 22 अक्टूबर 2008 PSLV-11 रॉकेट ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से उड़ान भरी और चंद्रयान-1 14 मंजिला रॉकेट की सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठा। अब तक देश की वेरियस लेबोरेटरीज और सरकारी फाइलों तक ही सीमित रही। चंद्रयान-1 की संघर्ष यात्रा स्पेस से शुरू हुई। अर्थ मून स्पेस के माध्यम से एक लंबी यात्रा के बाद ये 12 नवंबर 2008 को महामोलू के पास मून से 100 किलोमीटर ऊपर की ऑर्बिट में पहुंच गया। पोलर रीजन से गुजरते समय इसके स्पेक्ट्रोमीटर ने मून की सतह से रिफ्लेक्टेड 2.8 से 3 माइक्रोमीटर वेवलेंथ की वेव्स का पता लगाया, जो बर्फ की उपस्थिति का संकेत था। नॉर्दर्न और सदर्न पोल्स पर पहली बार मैच्योर पैमाने पर अच्छी बर्फ की खोज की गई। इस प्रकार एस्ट्रोनॉट्स के लिए पानी की सप्लाई का लीडिंग क्वेश्चन टल गया। पहली ही यात्रा में चंद्रयान-1 इंडिया समेत दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियों में छा गया। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ा, चंद्रयान-1 द्वारा चंद्र के बारे में कई और साइंटिफिक खोजें की गईं। इस प्रकार स्पेसशिप ने मून के चारों ओर 3000 सर्कमएम्बुलेशन पूरी की और 70,000 हाई रेजोल्यूशन इमेजेस इसरो के जियो स्टेशन पर भेजी। ये भी एक अनोखा रिकॉर्ड था। अतीत में मून की यात्रा करने वाले किसी भी देश के किसी भी अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के क्रेटर का इतना जटिल फोटोशूट नहीं लिया था। मिशन की बेसिक आउटलाइन के अनुसार चंद्रयान-1 को 2 साल तक चालू रहना था, लेकिन 28 अगस्त 2009 को एक तकनीकी खराबी के कारण इसरो के जियो स्टेशन से इसका रेडियो संपर्क टूट गया। हालांकि चंद्रयान-1 ने 312 दिनों की अवधि में निर्धारित कार्य का 95% पूरा कर लिया था। अब्रीविएशन में मिशन पूरा हुआ। अमेरिका की नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 3 अलग अलग पुरस्कारों के साथ चंद्रयान-1 की सफलता की सराहना की। घरेलू स्तर पर रॉकेट बनाम रोटी मुद्दे को पहले इसरो की सफलता की कहानी का एक और हिस्सा माना गया था। चंद्रयान-1 द्वारा शुरू की गई रिसर्च विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 2009 में चंद्रयान-2 बीटा लॉन्च किया गया था। न केवल मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट को मून पर उतरना था, बल्कि अंतरिक्ष यान के पैनल में रोवर, रोबोटिक वाहन को मिट्टी का अध्ययन करने के लिए मून की सतह पर ले जाना था। इंडियन साइंटिस्ट्स को रोवर यान बनाने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए योजना के अनुसार रशिया को अपना रोवर बनाना पड़ा। इसरो को ही उसे चंद्रयान-2 के विक्रम नाम के लैंडर में डालना था। हालांकि प्रोजेक्ट में एक अनप्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई। नवंबर 2009 तक चंद्रयान-2 बनाया जा रहा था, लेकिन रशिया ने समय पर रोवर नहीं पहुंचाया। इसरो मांग करता रहा और रशिया डेडलाइन देता रहा। 12 नहीं, बल्कि 6 साल तक रशिया सिर्फ बोलता रहा और रशिया 2015 में रोवर प्रोजेक्ट से हट गया। इस तरफ इसरो साइंटिस्ट पीछे हटने के मूड में नहीं थे। उन्होंने रशिया पर भरोसा करने के बजाय घर पर ही रोवर का निर्माण किया। GSLV रॉकेट ने 22 जुलाई 2019 को प्रज्ञान नाम के रोवर के साथ उड़ान भरी थी। 100% स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बने चंद्रयान-2 और उस यान की अगली पीढ़ी चंद्रयान-3 का सफर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।